नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल दून जी के वैली में। आज है 21 अप्रैल 21 अप्रैल। आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड हम MCQ सॉल्व करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, यह है क्वेश्चन फर्स्ट। ये आपसे कहता है सिविल सर्विसेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन। भारत में हर साल सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने बताना है। ऑप्शन है आपके ए 15 अगस्त 15 अगस्त को, बी है 26 जनवरी 26 जनवरी को, सी है आपको 21 अप्रैल 21 अप्रैल को, या डी है आपका 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को। देखिए जो आपका सिविल सर्विस डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? आज के दिन ही 21 अप्रैल को। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी आज के दिन। सेकंड क्वेश्चन है आपका सिविल सर्विसेज डे कमेमोरेट्स हुज 1947 एड्रेस टू प्रोबेशनर्स। सिविल सेवा दिवस 1947 में प्रशिक्षुओं को दिए गए किसके संबोधन की याद में मनाया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी आपका BR अम्बेडकर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21 अप्रैल 1947 में उनका जो फर्स्ट बैच था प्रोबेशनर्स का, उन्होंने इनको संबोधित किया था, तब से ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन होगा बी, दैट इज़ आवर राइट आंसर। नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 अप्रैल को। ये एक्नॉलेज करता है उन सभी सिविल सर्वेंट्स का योगदान टुवर्ड सोसाइटी। और इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो फर्स्ट बैच ऑफ प्रोबेशनर्स थे एट मेट काफ़े हाउस इन 1947 उनको संबोधित किया था, और उन्होंने उन्हें कहा था भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, राइट। तो आई विश आप भी एक दिन सिविल सर्वेंट्स बने, एंड आई होप कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट्स बने एंड यू ब्रिंग ग्रेट लॉरल्स टू योर कैरियर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट इन एडवांस। नेक्स्ट, द स्लिक मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड। जो द स्लिक सैन्य अभ्यास है भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कजाकिस्तान, बी है आपका उज्बेकिस्तान, सी है नेपाल, या डी है श्रीलंका। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। जो आपकी द स्लिक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किसके बीच में कंडक्ट होती है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डस्टलिक एक्सरसाइज मेनली फोकसेस ऑन। डस्टलिक अभ्यास मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो आपके ऑप्शन है ए नवल वॉरफेयर नौसैनिक युद्ध, बी है आपका साइबर अटैक्स साइबर हमले, सी है आपका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस आतंकवाद विरोधी अभियान, या डी है आपका न्यूक्लियर सेफ्टी परमाणु सुरक्षा। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। जो दस्तलिक अभ्यास होता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, ये किसके मुख्य रूप से किस पे केंद्रित है? आपके आतंकवाद विरोधी अभियान पर। फाइन। तो देखिए जो डस्टलिक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। इट फोकसेस ऑन काउंटर टेररिज्म एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस, यानी मुख्य केंद्र क्या है आपका? आतंकवाद विरोधी और सामरिक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ टारगेटेड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑफ डैश बाय 2047। भारत ने 2047 तक डैश परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। तो आपने बताना है वो लक्ष्य कितना है। ऑप्शन ए आपका 25 या 25 गीगावाट, बी आपका 50 या 50 गीगावाट, सी आपका 75 और 75 गीगावाट, डी आपका 100 या 100 गीगावाट। फाइन। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, जो टारगेट रखा गया है टू अचीव बाय 2047 वो है आपका 100 गीगावाट, यानी 100 गीगावाट। तो ये जो न्यूक्लियर पावर रोड मैप कह सकते हैं आप इसको, और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है CEA, ठीक है, उसने अनाउंस किया है कि हम 2047 तक 100 गीगावाट जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है उसको अचीव कर लेंगे, या वहाँ तक हमने पहुँचना है। अभी जो हमारी करंट में जो आपकी जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है आपकी? 8.8 गीगावाट से अधिक। ठीक है, वर्तमान में अभी कितनी है? 8.8 गीगावाट से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सूत्र इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद। जो विश्व सूत्र पहल है ये किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, बी है आपका इंडियन हैंडलूम्स प्रमोशन भारतीय हथकरघा को बढ़ावा देना, सी है आपका न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा, और डी है आपका वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण।
तो आपने बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, जो विश्व सूत्र पहले किससे संबंधित है, यह है आपके ऑप्शन बी, भारतीय हथकरघा को बढ़ावा देना। तो ये इनिशिएटिव किससे एसोसिएटेड है, इंडियन हैंडलूम्स प्रमोशन। ओके, नेक्स्ट है आपका विश्व सूत्र वॉज लॉन्च्ड बाय, विश्व सूत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय। बी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मंत्रालय। सी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, वस्त्र मंत्रालय। या डी है आपका संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ये आपको ही पता हो जाएगा फिर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। जो हैंडलूम्स है वो किससे एसोसिएटेड है, आपका वस्त्र मंत्रालय से। देखिए, जो विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड है, एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसको किसने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। और जो इसका एम है वो ये है कि जो आपका इंडियन हैंडलूम्स हैं, जो भारतीय हथकरघे हैं, इनको ग्लोबली रेलेवेंट करना, ठीक है, वैश्विक स्तर पर इनकी पहचान बनाना, कंटेम्प्रेरी करना, यानी मतलब जो करंट फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, एंड जो हमारा कल्चरल ऑथेंटिसिटी है, मतलब आपकी जो कोर आइडेंटिटी है, राइट, उसको मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट, PMGSY इज प्राइमरीली रिलेटेड टू, PMGSY मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अर्बन हाउसिंग। बी है आपका रूरल रोड कनेक्टिविटी। सी है आपका स्मार्ट सिटीज़। या डी है रिवर लिंकिंग। तो आपने बताना है किससे संबंधित है, ए शहरी आवास, बी ग्रामीण सड़क संपर्क, सी स्मार्ट शहर, या डी नदी जोड़ो परियोजना। देखिए, जो PMGSY है ये स्टैंड करता है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से, रूरल रोड कनेक्टिविटी, यानी ग्रामीण सड़क संपर्क। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PMGSY वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच ईयर। PMGSY किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपके ऑप्शन है ए 1991, 1991 में। बी है आपका 2000, 2000 में। सी है आपका 2005, सन 2005 में। डी है आपका 2014, सन 2014 में। देखिए, जो PMGSY को लॉन्च किया गया था वो गया था ऑप्शन बी, सन 2000 में। इसको कब शुरू किया गया था, बी 2000 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि PMGSY थर्ड हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल, PMGSY थर्ड को कब तक बढ़ाया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए मार्च 2027, मार्च 2027 तक। बी मार्च 2028, मार्च 2028 तक। सी मार्च 2030, मार्च 2030 तक। या डी आपका मार्च 2032, मार्च 2032 तक। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, PMGSY थर्ड को कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, मार्च 2028 तक। देखिए, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी इसकी शुरुआत तो 2000 में हुई थी। जो इसका एम था कि इसका एम था, इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस। मतलब वो वंचित ग्रामीण बस्तियाँ यहाँ पे सड़क संपर्क नहीं है, तो वहाँ पे 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना, मतलब वो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी होगी 12 महीने के लिए, राइट। और इसका जो थर्ड फेज है अभी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड, इसको जो विस्तार किया गया मार्च 2028 तक, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसका जो बजट आउटले है, ठीक है, राइट, वो कितना है अभी 83,977, यानी करीब 83,977 करोड़ का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, E85 फ्यूल मेनली रेफर्स टू ब्लेंड ऑफ पेट्रोल विद। तो E85 ईंधन मुख्य रूप से पेट्रोल के साथ किसका मिश्रण होता है। तो आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी है मेथनॉल, सी है एथेनॉल, और डी है आपका बायोडीजल। तो जो इसका सही आंसर होगा, E85 ईंधन मुख्य रूप से पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण होता है, ठीक है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड एथेनॉल। नेक्स्ट, which state is associated with India's first state level marine special plan। भारत की पहली राज्य स्तरीय समुद्री स्थानिक योजना किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ए गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है उड़ीसा, डी है आपका केरला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है, ये किससे संबंधित है, ये है उड़ीसा राज्य से। सी ऑप्शन इसका आपके अंदर सही हो जाएगा, उड़ीसा। मरीन स्पेशल प्लानिंग मेनली डील्स विद। क्वेश्चन आपसे कहता है कि समुद्री स्थानिक नियोजन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ए फॉरेस्ट मैपिंग, वन मानचित्रण, बी है आपका ओशियन रिसोर्स मैनेजमेंट, महासागरीय संसाधन प्रबंधन, सी है आपका डेजर्ट इरिगेशन, मरुस्थल सिंचाई, या डी है आपका ग्लेशियर मॉनिटरिंग, हिमनद निगरानी। तो मरीन समुद्र, तो ये हो जाएगा आपका ओशियन रिसोर्स मैनेजमेंट से,
राइट। तो जो आपका मरीन स्पेशल प्लानिंग है ये किससे है? आपकी महासागरीय संसाधन प्रबंधन से। ठीक है, जो मरीन स्पेशल प्लानिंग है ये क्या करती है? ये एलोकेट करती है जो मरीन स्पेस है। ठीक है, अब जैसे हमें बहुत सारे सेक्टर्स है, फिशिंग भी है, टूरिज्म भी है, कंजर्वेशन भी हो रहा है, ठीक है, पोर्ट्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं, तो इनके बीच में मरीन स्पेस को एक बैलेंस्ड वे में एलोकेट करना ताकि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट राइज ना हो। राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल वाज अप्रूव टू सपोर्ट। भारत समुद्री बीमा पूल को किसके समर्थन के लिए अनुमोदित किया गया था? ऑप्शन ए आपका ए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, कृषि निर्यात, बी है आपका शिपिंग एंड मैरीटाइम ट्रेड, शिपिंग और समुद्री व्यापार, सी है आपका गोल्ड इंपोर्ट्स, स्वर्ण आयात, डी है आपका टेलीकॉम सेक्टर, दूर संचार क्षेत्र। देखिए, जो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है ये किसके लिए अप्रूव किया गया है? ये किया गया है आपका शिपिंग एंड मैरीटाइम ट्रेड के लिए। तो उसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिपिंग और समुद्री व्यापार। नेक्स्ट, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल हैज़ एन आउटले ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल का परिव्यय लगभग कितना है? तो आपको बताना है बजट कितना है। ए आपका 5000 CR 5000 करोड़, बी है आपका 8500 CR 8500 करोड़, सी है आपका 12980 CR 12980 करोड़, या डी है आपका 20000 CR 20000 करोड़। देखिए, जो इसमें इसका बजट आउटले रखा गया है वो कितना रखा गया है? 12980 करोड़, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो इसके अंदर सही होगा। अब देखिए, ये जो पूल करा गया मतलब इतना बजट दिया गया है, ठीक है ना, शिपिंग मैरी टाइम के लिए, तो वो क्यों दिया गया है? अभी आपने देखा होगा जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि वॉर हो जाते हैं किसी शिपिंग रूट पे, या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राइट, या कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो जो रूट्स हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल हो जाते हैं। अब जब ये शिप्स वहाँ से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को, तो उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है उस टाइम पे जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, राइट। और जो इंडियन शिपिंग कंपनी है, आप मानेंगे तो मतलब इसका डिपेंडेंस ना वो जो फॉरेन इंश्योरेंस है उस पर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए कि जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री एकदम वल्नरेबल ना हो जाए, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस पूल किया है, दैट इज़ अराउंड 12980 CR। ओके, तो ताकि ये जो वॉलेटाइल रूट्स पे हैं यहाँ पे एक अफोर्डेबल कवरेज मिल सके इंडियन ट्रेड वेसल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद AI गवर्नेंस एंड डिजिटल पॉलिसी इन इंडिया? भारत में AI गवर्नेंस और डिजिटल नीति से मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जुड़ा है? राइट, आपका ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय, या डी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय। देखिए, जिसका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो जो भी आपका AI गवर्नेंस है या डिजिटल पॉलिसी है या आप साइबर सिक्योरिटी कह सकते हैं, तो प्राइमरली किसके कौन से मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एथेनॉल ब्लेंडिंग कंट्रीब्यूट्स बिकॉज। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में एथेनॉल मिश्रण का योगदान इसलिए है क्योंकि। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि डाइवर्सिफाइज फ्यूल सोर्सेज, ये ईंधन के स्रोतों में विविधता लाता है। ओके, सेकेंड है आपका इट सपोर्ट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर बेस्ड फीड स्टॉक, ये घरेलू कृषि आधारित फीड स्टॉक का समर्थन करता है। और थर्ड है आपका इट एलिमिनेट्स ऑल फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट्स इमीडिएटली, ये सभी जीवाश्म ईंधन के आयात को तत्काल समाप्त कर देता है। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। ए है आपका पहला और दूसरा, बी है आपका सेकंड एंड थर्ड, सी है आपका फर्स्ट ओनली, और डी है आपका आपकी तीनों ही कथन सही हैं। चलिए लेट्स फाइंड आउट। देखिए, डाइवर्सिफाइज फ्यूल सोर्सेज, तो ठीक है, ये तो सही है क्योंकि पेट्रोल, डीजल, बायोडीजल, ठीक है, CNG, PNG, फिर एथेनॉल भी हो गया, तो ठीक है, सोर्सेज काफ़ी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये तो ठीक है, आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। फिर कहता है कि इट सपोर्ट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर बेस्ड फीड स्टॉक। फीड स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल चाहिए हमें एथेनॉल बनाने के लिए, राइट। तो अभी जैसे इंडिया में आपने देखा हुआ कि शुगर केन से बनता है, या मोलासेस है, या मेज़ हो गई, ये जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू भी होता है उससे भी आपका एथेनॉल जनरेशन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है।
थर्ड है आपका कि इट एलिमिनेट्स ऑल फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स इमीडिएटली, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें इमीडिएटली लिखा हुआ है, या ओनली अगर लिखा हो तो समझ लीजिए वो थोड़ा सा जो स्टेटमेंट या ऑप्शन है वो ट्रिकी होता है। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जैसे अब एथेनॉल ब्लेंडिंग व्हीकल्स होंगे, ठीक है, राइट ना, तो एक इसका ना एक पूरा इकोसिस्टम होता है, ठीक है, राइट। इसका एक पूरा इकोसिस्टम होगा, जब ये पूरा इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि कितना एफिशिएंट और इफेक्टिव है, फिर आप कह सकते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद ये फॉसिल फ्यूल्स को एलिमिनेट कर सकता है, धीरे धीरे, इमीडिएटली नहीं होगा, राइट। जैसे अभी आप इंडिया के अंदर ही देखेंगे जो ईवी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश होने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। ये इतना जोर नहीं है जितना मतलब अभी इसका शोर शराबा हुआ था, राइट, उतनी जल्दी ये जो इसकी हाइप थी उसके अकॉर्डिंग ये अभी ग्रो नहीं हो रहा है। तो वैसे ही इसमें भी एथेनॉल के अंदर, ठीक है, ये एकदम से इमीडिएटली नहीं करेगा। ओके, पूरा एक इकोसिस्टम आपका एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि कब फॉसिल फ्यूल एलिमिनेट हो सकते हैं। तो ये तो चलता रहेगा अभी फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, ठीक है, राइट। तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, फर्स्ट और सेकंड, केवल पहला और दूसरा ये सही होगा। फिर क्वेश्चन 18 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भारत में परमाणु ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे। न्यूक्लियर एनर्जी इज अ लो कार्बन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। परमाणु ऊर्जा बिजली का एक कम कार्बन वाला स्रोत है, फाइन। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया एम्स टू एक्सपेंड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। भारत का लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही भी है, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में थे वो देख लिया। थर्ड स्टेटमेंट में है आपकी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स एमिट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शंस डायरेक्टली इन लार्ज अमाउंट्स। परमाणु रिएक्टर विखंडन अभिक्रियाओं के दौरान सीधे तौर पर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। अब देखिए सेकंड तो स्टेटमेंट हमारा सही है। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये तो अपोजिट पार्टीज हो गए, ठीक है, एक कहता है कि कम है और एक कहता है ज़्यादा है। तो जनरली जो इसका आंसर है वो, और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही होगी। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है एक लो कार्बन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, कि एज ए यूरेनियम ऑफ फ्यूल उसमें यूज़ किया जाता है, राइट। तो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का यूज़ नहीं होता, तो ये चीज़ तो हट जाएगी आपकी, ठीक है, राइट। कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो जो रिएक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से फिर एक ही सही होता है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही होंगे आपके, पहला और दूसरा। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लू इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन ब्लू इकोनॉमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका कोल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस, खानों से कोयला निकालना। बी है आपका सस्टेनेबल फिशरीज एंड ऑफशोर विंड एनर्जी, सतत मत्स्य पालन और अपतटीय पवन ऊर्जा। सी है आपका अर्बन मेट्रो कंस्ट्रक्शन, शहरी मेट्रो का निर्माण। और डी है आपका इनलैंड राइस कल्टीवेशन, आंतरिक क्षेत्रों में चावल की खेती। तो ये इसका तो आंसर आप सबको पता होगा कि जनरली जो ब्लू इकोनॉमी है वो किससे रिलेटेड है, आपकी सतत मत्स्य पालन और अपतटीय पवन ऊर्जा से, सस्टेनेबल फिशरीज एंड ऑफशोर विंड एनर्जी। तो ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा सही आंसर होगा। तो दैट इज़ फॉर द डे गाइस। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आपके कोई भी फीडबैक, सजेशंस या डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।